भावं भवं शाम्भवम् भावं भवं शाम्भवम्। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की अगली चरण में साक्षात हम जो आज के व्याख्याता हैं उनके पास हम साक्षात पहुंचते हैं। और कल आप लोगों ने प्रमाण के संदर्भ में जो विषय वस्तु का आलोड़न किया था उससे आगे बढ़ते हुए आज कतिपय अन्य विषय वस्तु जो हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे आज, जिसमें कि वेन डायग्राम आदि जो हैं ये भी रहेंगे। तो आप लोग शांत चित्त से देखने का प्रयास करिए और 8:30 बजे तक जो भी कक्षा यहाँ पर चल रही है उसमें उसके अंतिम चरण में जो भी प्रश्न हो वह आप हैंड रेज करके पूछेंगे। इंटरेक्शन के लिए पर्याप्त समय रहेगा आपके पास, तो इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मध्य में प्रयास करेंगे जो कि आप प्रश्न न उठाएं, चैट बॉक्स में डाल दें अगर आपको तुरंत पूछना है कुछ तो, और या फिर अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर उन्हें महसूस होगा जो कि नहीं बीच में इंटरवेंस हो तो वह नाम लेंगे आपका। ठीक है, तो हम साक्षात माइक में डॉक्टर चंदन कुमार झा जी को दे रहा हूं आगे के कार्यक्रम के संदर्भ में। चंदन कुमार झा जी। नमस्कार सबको। आदरणीय भाई जी प्रणाम। आज मैं पहले वेन डायग्राम पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वेन डायग्राम का सहयोग हेत्वाभास को समझने में भी आपको मिलेगा। कैसे हम वेन डायग्राम के सहयोग से अनुमान। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो क्लियर है। नहीं सर, वॉइस तो बराबर आ रही है। जी सर क्लियर है। ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वेन डायग्राम पे कुछ बात करूंगा और वेन डायग्राम पे बात करने के बाद मैं हेत्वाभास के संदर्भ में कुछ बात करूंगा। फिर हम हेत्वाभास के लिए एक किसी और क्लास के साथ पढ़ाऊंगा आपको डायग्राम के साथ। चूंकि हेत्वाभास आज के वेन डायग्राम को जब समझेंगे आप उसके अकॉर्डिंग जब आप कल वाले क्लास को ऐड करेंगे इसके बाद हेत्वाभास आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूं, जो मैं बात करूंगा, जो मैं बात करूंगा अभी वह वेन डायग्राम को लेकर के है। मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं। आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। सर दिख रहा है। यस सर। देखिए, वेन डायग्राम का प्रयोग हम लोग दो जगह करते हैं। एक तो जो सिलोजिज्म जब हम बनाते हैं तो सिलोजिज्म के टाइम में भी करते हैं, न्याय वाक्य जब बनाते हैं तो वहां भी करते हैं, और अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन डिडक्शन जो लॉजिक है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। वेन आरेख क्या है? जब मैं किसी समूह को, किसी समुच्चय को, किसी सेट को कहना चाह रहा हूं तो उस समुच्चय को, एक सेट को कहने के लिए एक ज्योमेट्रिकल शेप का मैं यूज करता हूं। जैसे मुझे कहना है मनुष्य, तो मनुष्य एक समूह है। पुरुष एक समूह है। स्त्री एक समूह है। विद्यार्थी एक समूह है।
खिलाड़ी, खिलाड़ी एक समूह है। तो मैंने देखा कि स्त्री, पुरुष, खिलाड़ी, मनुष्य, ये अलग अलग जो समूह है, इन समूहों को व्यक्त करने के लिए, इन समूहों को बताने के लिए मैं एक वृत्त का प्रयोग करता हूं। एक समूह को बताने के लिए एक वृत्त का प्रयोग करता हूं। तो समूह को बताने के लिए जो मैंने एक ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल शेप का सहारा लिया है, तो ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा जब हम किसी समूह को, किसी समुच्चय को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वही वेन आरेख कहलाता है। और इसका प्रयोग जो है हम लॉजिक में करते हैं, खास करके डिडक्शन मेथड में करते हैं। और वृत्त के द्वारा मैं एक समूह को बताता हूं, वृत्त के द्वारा मैं किसी समूह को बताता हूं। ये मैंने बताया आपको, पुरुष को समूह को बताना है, एक वृत्त मैं स्केच कर दूंगा, पुरुष का समूह। स्त्री के लिए एक वृत्त कर दूंगा, स्त्री का समूह। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? मैं वृत्त बना दूंगा तो क्या लॉजिक बड़ा स्पष्ट हो जाएगा? जी नहीं। दो अलग अलग समूहों और समुच्चय के संबंधों को जानने के लिए, भाई अलग अलग समूह और समुच्चय को तो मैंने वृत्त के द्वारा एक्सप्रेस कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन उनके आपसी संबंधों को जानने के लिए, ऐसे में जानूं तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा। लेकिन डायग्राम के माध्यम से जो उनको समूहों को देखने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। हम यही यहां बताएंगे आपको डायग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो मैं जब देखने का प्रयास किया, देखा, तो भाई 10 से 12 अलग अलग तरह के उनके बीच में संबंध बन सकते हैं। और जब उनके संबंधों के बीच को देखेंगे आप, संबंधों को देखेंगे आप, संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे, तो डायग्राम के माध्यम से देखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इस 10 क्या क्या बन सकते हैं, क्या किस किस कंडीशन में कैसा डायग्राम बनाएंगे, इसको देख लेते। फिर इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं। देखिए, यह मनुष्य और पुरुष के बीच का संबंध है। जरा यह बताइए मुझे आप, मनुष्य और पुरुष के बीच का संबंध जो होगा, तो मनुष्य क्या क्षेत्र बड़ा होगा या पुरुष का क्षेत्र बड़ा होगा? मनुष्य का। मनुष्य का, क्यों? क्योंकि मनुष्य में सभी मनुष्य आ के जाते अंदर हैं, आते हैं पुरुष, सब। महिलाएं, मनुष्य के अंदर सब आते हैं, स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। तो देखिए, मनुष्य को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस रेक्टेंगुलर, इस आयत का प्रयोग किया है। यह मनुष्य का पूरा एरिया है। और इस मनुष्य के बीच में कौन आएगा? पुरुष। जो एरिया में पुरुष नहीं है, जहां पुरुष नहीं है, वो पुरुष के अतिरिक्त और को द्योतित कर रहा है। स्त्री को, किन्नर को, सबको द्योतित कर रहा है। ट्रांसजेंडर को नहीं, सबको द्योतित करने का प्रयास कर रहा है। तो मनुष्य और पुरुष के बीच में क्या संबंध है कि मनुष्य एक बड़ा गोला है। इसको मैंने 2 तरीके से बताया है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि मनुष्य का जो एरिया है वो बड़ा है, मनुष्य के एरिया में पुरुष अपने आप समाहित है। तो 2 तरह के से दिखाने का मैंने प्रयास किया। चित्र 1, चित्र 2 ये है। चित्र 1 और चित्र 2 है कि मनुष्य और पुरुष के बीच में ये संबंध है। तो जब इसको मैं ऐसे कहूं कि जब 2 समुच्चय या 2 समूह ऐसा हो, ऐसे 2 समूह जिनके बीच में ऐसा संबंध हो कि एक समूह दूसरे में पूर्णतया समाहित हो, तो उस समय ऐसे ही बनाते हैं डायग्राम। एक समूह ऐसा है मनुष्य, इसमें पुरुष पूर्णतया समाहित है। मनुष्य की जो पुरुष है वह मनुष्य अवश्य ही है, लेकिन जो मनुष्य है वह पुरुष होगा जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष है वह मनुष्य है। क्यों? क्योंकि
पुरुष का गोला जो है, पुरुष का जो गोला छोटा है, ये मनुष्य के अंतर्गत है। तो जो पुरुष है वो तो मनुष्य अवश्य है, लेकिन जो मनुष्य है वह पुरुष है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो स्त्री है, पुरुष नहीं है। तो कुछ मनुष्य जो है वो पुरुष है और कुछ मनुष्य स्त्री है। तो हम इसको, इस डायग्राम में क्या कहेंगे कि सारे पुरुष तो मनुष्य हैं, लेकिन सारे मनुष्य पुरुष नहीं है। तो जब ऐसा डायग्राम होगा, जब दो समूह, ऐसा समूह बनता है जब जिसमें दूसरा समूह पहले में पूर्णतः समाहित हो, तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब दूसरा देखिए। अब दूसरी स्थिति है, मान लीजिए कोई 3 समूह है और प्रत्येक समूह जो है वो बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। अब देखिए, ये चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है। पृथ्वी एक है, ये ग्रह है। चंद्रमा भी एक है, ये भी ग्रह है। सूर्य ग्रह, सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यह तीनों जो समूह है, यह तीनों समुच्चय एक दूसरे से नितांत भिन्न है, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए किसी से, एक मिनट, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न बनाएंगे। क्योंकि इन तीनों को मुझे, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी को मुझे अलग अलग व्यक्त करना है। मुझे ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिस वेन डायग्राम के माध्यम से चंद्रमा पृथ्वी से अलग दिखे, पृथ्वी सूर्य से अलग दिखे। क्यों अलग दिखे? क्योंकि तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य नहीं है, जो सूर्य है वो चंद्रमा नहीं है, तीनों अलग अलग है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये उपग्रह है। तो तीनों अलग अलग हैं, इसीलिए तीनों के बीच में कोई संबंध है नहीं है। इसीलिए तीनों को बताने के लिए मैं 3 अलग अलग वृत्त का प्रयोग करता हूं। तो ऐसी कोई स्थिति आए, कुत्ता, बिल्ली और गाय आ जाए मान लीजिए, तो कुत्ता तो बिल्ली नहीं हो सकता, बिल्ली गाय भी नहीं हो सकती। तो कुत्ता का अलग सेट बनेगा, बिल्ली का अलग बनेगा और गाय का अलग बनेगा। लेकिन अगर जानवर आ जाए तो क्या करेंगे? अगर जानवर आ जाए तो क्या करेंगे? भाई जानवर तो बड़ा हो गया ना, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है और गाय भी जानवर है। तो जानवर का बहुत बड़ा सेट बनेगा। जैसे हमने ये बनाया था, जानवर ये होंगे, बड़े वाले जो होंगे, बड़े वाला गोला जानवर का बनेगा और बड़े वाले गोले में कुत्ता भी एक मेंबर होगा, बिल्ली भी एक मेंबर होगी और गाय भी एक मेंबर होगी। तीनों अलग अलग वृत्त बनेंगे। क्योंकि कुत्ता बिल्ली से अलग है, बिल्ली गाय से अलग है, तो ये तीनों तो अलग अलग दिखाएंगे। कुत्ता बिल्ली से अलग है, बिल्ली गाय से अलग है, यह तीनों अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन यह तीनों जानवर है, जो बड़े वाले गोले के अंतर्गत ये तीनों गोला अलग अलग दिखेगा। क्लियर हुआ ये? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? नहीं सर। ये प्रेजेंट करना बहुत इसलिए है कि इसमें कंफ्यूजन न रहे आपको। चौथा जो है वो वही आंसर है अभी जो मैंने बताया आपको। ऐसा दो समूह जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन किसी तीसरे समूह में पूर्णतः समाहित है। जैसे कुत्ता और बिल्ली आपस में तो दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन यह दोनों जानवर हैं।
तो जानवर का समूह बड़ा व्यापक हो गया, जानवर का समूह बड़ा हो गया, और जानवर में कुत्ता और बिल्ली समाहित है। तो जो बड़ा है जानवर, वो बड़ा डायग्राम बनाएंगे उसके लिए, और कुत्ता अलग होगा, बिल्ली अलग होगा। जैसे यहां देखिए, पृथ्वी भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी मंगल से बिल्कुल भिन्न है, नितांत भिन्न है। पृथ्वी मंगल से नितांत भिन्न है, लेकिन दोनों ग्रह हैं, दोनों ग्रह हैं। इसीलिए सबसे सबसे बड़ा जो बनेगा वेन, वो बनेगा ग्रह का, और उसी ग्रह में दो अलग अलग, मंगल और पृथ्वी का दो अलग अलग बनेगा, क्योंकि मंगल पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन मंगल भी ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग इसको। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नहीं सर। हाँ, देखिए, मैं पीपीटी बनाने में बहुत ट्रेन नहीं हूं, कंप्यूटर के मामले में बहुत ही कमजोर विद्यार्थी हूं, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। आज सुबह मैंने भाई से कुछ सीखा भी है, लेकिन तब तक ये बना चुका था मैं। जो ये विद्यार्थी का सर्कल देख रहे हैं ना, ये लकीर, ये मानिए कि दोनों मिले हुए हैं आपस में। ये जो है एरिया बिल्कुल यहां से छूते हुए आगे तक जाती है। ये भी वृत्त पूरा है, ये भी वृत्त पूरा है। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह पाया अपनी बात? यस सर, समझ गए। हाँ, अब देखिए, ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि जो है ऐसा वेन आरेख जिसमें से कोई दो समूह ऐसा है, दो समूह कोई ऐसा है जो आपस में अंशतः समाहित है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी या खिलाड़ी है, तो भाई ये बताओ कि ये खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी जो है पढ़ने वाला भी है, कुछ नहीं पढ़ने वाला भी है। तो यानी कि खिलाड़ी में कुछ विद्यार्थी भी हैं और कुछ विद्यार्थी नहीं भी है। ऐसे ही विद्यार्थी में कुछ खिलाड़ी भी हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं भी है। तो खिलाड़ी जो हुआ एक समूह हुआ, विद्यार्थी दूसरा समूह हुआ। लेकिन खिलाड़ी का कुछ अंश विद्यार्थी, ऐसे ही विद्यार्थी का कुछ अंश खिलाड़ी, अर्थात खिलाड़ी के दो हिस्से हो गए, कुछ विद्यार्थी और कुछ नहीं विद्यार्थी। विद्यार्थी के भी दो हिस्से हो गए, कुछ खिलाड़ी कुछ नहीं खिलाड़ी। अर्थात यह जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये कैसा है? ये विद्यार्थी भी है और खिलाड़ी भी है। और ये वाला हिस्सा केवल विद्यार्थी है और ये वाला हिस्सा केवल खिलाड़ी है। समझ में आया ये बात क्या मैं कह रहा हूं? जी सर। तो जब ऐसा डायग्राम बनाएंगे, इसको समुच्चय के सिद्धांत में कहते हैं इंटरसेक्शन। ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग, वृत्त का ऐसा भाग जो दोनों का हिस्सा हो। अब ये वाला हिस्सा जो है किसका है ये पता आपको नहीं है, ये विद्यार्थी वाला हिस्सा है या खिलाड़ी वाला हिस्सा पता नहीं है। ये वाला हिस्सा दोनों का हिस्सा है, ये दोनों का है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे दोनों का अधिकार होता है, इसीलिए ये वाला हिस्सा जो है ये विद्यार्थी भी है और खिलाड़ी भी है। विद्यार्थी और खिलाड़ी दोनों हैं। ये वाले केवल खिलाड़ी है और ये वाले केवल विद्यार्थी है। लेकिन यह दोनों मानव हैं, तो विद्यार्थी भी मानव होता है, खिलाड़ी भी मानव होता है, ये मानव दोनों हैं। तो मानव एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी और खिलाड़ी पूर्ण तौर से समाहित हैं। तो विद्यार्थी भी मानव होता है, खिलाड़ी भी मानव होता है। लेकिन विद्यार्थी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो विद्यार्थी भी हैं।
तो ऐसे डायग्राम को प्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर दो समूह आपस में, विद्यार्थी का एक समूह है, खिलाड़ी का एक समूह है, लेकिन खिलाड़ी का कुछ हिस्सा विद्यार्थी भी है, ऐसे ही विद्यार्थी का कुछ हिस्सा खिलाड़ी भी है। इसके लिए ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम, कुछ हिस्सा बीच वाला हुआ, यह बीच वाला हिस्सा खिलाड़ी भी है या विद्यार्थी भी है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है, फ्री वाला हिस्सा है, विद्यार्थी के जो विद्यार्थी वाला जो वेन है उसका जो फ्री का हिस्सा है वो विद्यार्थी ही है, और खिलाड़ी का जो फ्री वाला हिस्सा है वो खिलाड़ी ही है। लेकिन ये दोनों मानव है, ये दोनों मानव है, तो मानव का हिस्सा बहुत बड़ा है, और मानव में और बहुत, मानव में तो बहुत सारे होते हैं, खिलाड़ी विद्यार्थी के अलावा टीचर भी होता है, माताएं भी होते हैं, पिता भी होते हैं, मानव का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये विद्यार्थी और खिलाड़ी मानव में तो पूर्ण तौर पर समाहित है, मानव के सेट में, मानव के समुच्चय में पूर्ण तौर पे है, लेकिन परस्पर अंशतः समाहित है। इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। तो ऐसा वेन जिसमें दो समूह ऐसा हो जो किसी तीसरे में पूर्ण समाहित हो, विद्यार्थी और खिलाड़ी दो समूह है जो मानव में पूर्ण तौर पर समाहित है, परंतु यह दोनों आपस में अंशतः समाहित है। दो शर्त है इस वाले डायग्राम में, दो समूह है, एक समूह है विद्यार्थी का, एक समूह है खिलाड़ी का। विद्यार्थी और खिलाड़ी समूह मानव के समूह में तो पूर्णतः समाहित है, परंतु आपस में विद्यार्थी और खिलाड़ी आपस में अंशतः समाहित है। अंशतः समाहित के लिए हम इस तरह के डायग्राम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चले आगे। जी सर। जी सर। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बोझिल तो नहीं हो रहा ना? नो सर। नो सर। चलिए, सर। जब ऐसा समूह हो, अभी छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कॉलेज में जाते हैं हम लोग, कॉलेज बहुत बड़ा हो गया, कॉलेज में क्या होता है? बीए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और बीए में क्या होता है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो कॉलेज में बी और एम में अपने आप समाहित है, कॉलेज में बीए समाहित है अपने आप में, और बीए में क्या है? फर्स्ट ईयर समाहित है अपने आप में। तो कॉलेज बहुत बड़ा गोला हो गया, बहुत बड़ा वृत्त हो गया, जिसमें बीए एम में सब समाहित है। अब कॉलेज हुआ बहुत बड़ा, उसमें बीए हुआ छोटा सा। क्यों? मान लीजिए ये बड़ा वाला हो गया कॉलेज, ये बड़ा वाला हो गया कॉलेज, इसमें बीए हो गया, बीए इतना बड़ा हिस्सा। तो ये बचा वाला हिस्सा कौन सा है? बचा वाला भाई एमए हो जाएंगे, एमफिल हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएंगे। तो कॉलेज बहुत बड़ा वृत्त हुआ, बहुत बड़ा समूह हुआ, इस समूह में बीए आया, और बीए में भी छोटा समूह आएगा फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि यहां सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है। तो जब एक समूह के अंदर दूसरा समूह और दूसरे के अंदर तीसरा समूह पूर्णतः समाहित हो, तब ऐसे हम बनाएंगे। मान लीजिए कि ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, हाँ ये अ का मतलब है गाय, अ का मतलब है गाय, स का मतलब है पशु। देखिए पशु, पशु में पशु बहुत तरह के होते हैं, पालतू भी पशु होते हैं, गली वाले पशु भी होते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं। लेकिन जो पशु है, पशु में छोटा सा गोला कौन सा बनेगा? पालतू पशु। भाई पालतू पशु तो बहुत तरह के होते हैं, पालतू, आवारा, गली वाला, बहुत सारे पशु होते हैं, पशुओं का समूह होता है। उस पशु में एक समूह छोटा सा कौन सा होता है? पालतू पशु। और उस पालतू पशु में छोटा सा कौन सा होता है? गाय या कुत्ते, जिसको पालते हैं। तो बहुत बड़ा हो गया पशु, इसमें हुआ पालतू पशु, उसमें हो गया गाय, छोटा सा हिस्सा हो गया। तो हमने देखा
कि पशुओं के समूह में पालतू पशु एक हिस्सा है, और पालतू पशु में जो है एक छोटा सा हिस्सा होता है अपना गाय। कॉलेज से फोन आ रहा है, पिक कर लूं क्या? अगर आप लोग आदेश करें तो मैं। जी सर, कर लीजिए। बस साइलेंट वो म्यूट करके कर लीजिए। जी सर। हम्म। अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट कर लेंगे। हाँ ठीक है, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस जी सर। सर। जी सर। हाँ, ये अपना एक तरह का वेन डायग्राम है। इससे अगला वेन डायग्राम है। इसके बाद जो है ऐसा वेन डायग्राम बन सकता है कि जब दो समूह ऐसा हो, 3 समूह है मान लीजिए, 2 समूह ऐसा हो जिसमें एक समूह तो बिल्कुल भिन्न है, लेकिन तीसरा समूह जो है वह पहले में बिल्कुल समाहित है। 3 समूह है ए बी सी मान लीजिए, तो बी समूह ऐसा है जो ए में है, बिल्कुल समाहित है, पूरे तौर पर समाहित है ए में, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल भिन्न है। या देखिए यहां ग्रह 8 ग्रह है, मंगल बुध शुक्र शनि, और उन पृथ्वी, ग्रह बहुत सारे। उन ग्रहों में एक छोटा सा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। एक ग्रह है पृथ्वी। तो पृथ्वी ग्रह जो है ये ग्रहों के समूह में है। तो पृथ्वी का जो वेन है, पृथ्वी की जो वृत्त है वो छोटा होगा ग्रह के सामने, और उपग्रह जो है वो बिल्कुल भिन्न है, वो ग्रहों में नहीं आएगा। उपग्रह कभी ग्रहों में नहीं है, ग्रहों के सेट में नहीं है, ग्रहों के समूह में नहीं आएगा, उपग्रह अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि पृथ्वी एक समूह है जो ग्रह में पूर्ण तौर पर समाहित है, क्योंकि ग्रह 8 हैं, उसी में एक पृथ्वी भी है। तो ग्रहों के समूह में पृथ्वी अपने आप है, इसीलिए पृथ्वी ग्रह में समाहित है, लेकिन उपग्रह ग्रहों के श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए बिल्कुल पृथक है। तो जब 2 समूह ऐसा हो जिसमें एक समूह दूसरे में पूर्ण तौर पर समाहित हो, लेकिन तीसरा समूह जब दोनों से भिन्न होता है, तो इस तरह के डायग्राम को हम बनाते हैं। हाँ, इसमें क्या है, इसको जब 2 समूह ऐसा हो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। आप लोग डायग्राम को बना भी रहे हैं क्या पेज पे? यस सर। जी सर। बनाएंगे तो भूल जाएंगे, तो इतने ही तरह के डायग्राम बनेंगे। अगर इतना डायग्राम क्लियर आपको हो गया तो फिर आपको किसी तरह के डायग्राम बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब 2 समूह ऐसा हो जिसमें एक समूह दूसरे में पूर्ण तौर पर समाहित है, लेकिन तीसरे से बिल्कुल भिन्न है, परंतु तीसरा जो है वो पहले में अंशतः समाहित है। 3 कंडीशन हो गए। 3 समूह अपने पास है, ए बी और सी। बी समूह ऐसा है जो ए में पूर्ण तौर पे समाहित है, और सी समूह ऐसा है जो ए में अंशतः समाहित है। जैसे पुरुष एक समूह है, पिता दूसरा समूह है, और अविवाहित तीसरा समूह है। अब देखिए
जो पिता है वो पुरुष अवश्य है। तो पुरुषों के समूह में पिता अपने आप आ जाएगा। तो पिता एक ऐसा समूह है जो पुरुषों में पूर्ण तौर पे समाहित है। लेकिन तीसरा समूह कौन सा था? अविवाहित। अब पुरुष जो है दो तरह का होता है, विवाहित भी होता है और अविवाहित भी होता है। तो अविवाहित एक ऐसा समूह है जो अंशतः पुरुष में है और अंशतः नहीं भी है। इसीलिए जो दूसरा समूह है वो पहले में पूर्ण तौर पर समाहित है और तीसरा जो है अंशतः समाहित है। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे जिसमें दूसरे वाले समाहित है और तीसरे जो है अंशतः समाहित है। क्लियर? जी महोदय। क्या? हाँ, क्या कर रहे थे? यस सर। अब जो है ये डायग्राम है, इसमें कहते हैं कि जब एक समूह दूसरा में पूर्ण समाहित हो और तीसरा उन दोनों में आंशिक समाहित हो। तीन समूह है, उसमें एक समूह ऐसा है जो किसी समूह में पूर्ण तौर पे समाहित है। जैसे देखिए, माता और स्त्री, सारी माताएं स्त्री होती हैं। तो इसका मतलब स्त्री जो है का एरिया बड़ा हुआ, तो कुछ स्त्रियां माताएं नहीं भी तो होती हैं। स्त्री बड़ा हुआ, माता का छोटा हुआ। और तीसरा है अध्यापक। अब देखिए, अध्यापक जो है, कुछ स्त्री है जो है वो अध्यापिका है, कुछ माता भी अध्यापिका है। अध्यापिका का जो समूह है, अध्यापिका का जो वृत्त है, वह स्त्री में भी होगा और माता में भी होगा। अर्थात अध्यापिका एक ऐसा समूह है जो आंशिक तौर पर स्त्री में भी है और माता में भी है। लेकिन माता एक ऐसा समूह है जो पूर्ण तौर पे स्त्री में है। तो इस डायग्राम को ऐसा बनाएंगे कि जब एक समूह यानी कि माता दूसरे में स्त्री में पूर्ण तौर पे समाहित है, लेकिन तीसरा जो अध्यापक है, यह अध्यापक माता में भी और स्त्री में भी आंशिक रूप से है। तो ये जो देख रहे हैं डायग्राम, ये वृत्त ऐसे है, ये वृत्त ऐसे ऐसे। ये जो अध्यापक है इसका ये हिस्सा माता में भी है, और ये जो अध्यापक है इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा स्त्री में भी है। तो अध्यापक का आंशिक भाग स्त्री में भी है, अध्यापक का आंशिक भाग माता में भी समाहित है, लेकिन माता का पूर्ण तौर पे स्त्री में समाहित है। इस तरह के डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, अब जब दो समूह, ये तो आप लोग बना लेंगे, जब दो समूह आंशिक रूप से समाहित है जबकि तीसरा दोनों से नितांत भिन्न है। अब आंशिक रूप के लिए हमने बताया आपको, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अ और ब, अ और ब, और ख, ये आपस में आंशिक रूप से समाहित है। ये ख जो है आंशिक रूप से अ में है, अ जो है आंशिक रूप में ख से ख में है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। लेकिन क जो है इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है, तो अलग बनेगा। क्लियर जी? ये समझ में नहीं आया? नो सर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि यहाँ तीन आपको यहाँ तीन समूह है, अ, ख और क। ठीक है, मान लीजिए ये है अ, ख, और ये अ का कुछ हिस्सा ख में है और ख का कुछ हिस्सा अ में है। तो ऐसे बनेगा,
अ का कुछ हिस्सा ख में है भी, कुछ हिस्सा ख में नहीं भी है। ख का कुछ हिस्सा अ में है भी, कुछ हिस्सा ख में नहीं भी है। तो ये ख जो है वो अ में आंशिक रूप से समाहित है, अ जो है वो ख में आंशिक रूप से समाहित है, लेकिन क जो है बिल्कुल दोनों से भिन्न है। अब आया समझ में? नहीं आया? अभी नहीं आया? आ गया सर। जी सर आ गया आ गया सर। अब जो अगला है, जब तीन समूह ऐसे हों आपस में, जब तीन समूह ऐसा हो इसमें कोई एक समूह दोनों समूह से आंशिक संबंध, गलती टाइप कर दिया है, तीन समूह में कोई एक ऐसा समूह हो जो दो समूह में आंशिक संबंधित हो लेकिन परस्पर भिन्न हो। देखिए, स्त्री और पुरुष परस्पर भिन्न है, स्त्री और पुरुष परस्पर भिन्न होते हैं। स्त्री के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, पुरुष के लिए बनाया, लेकिन अध्यापक जो है, पुरुष भी अध्यापक हो सकता है, स्त्री भी अध्यापक हो सकता है। अर्थात अध्यापक स्त्री आंशिक रूप से अध्यापक हो सकती है, सारी स्त्री तो अध्यापक नहीं होगी। अगर सारी स्त्रियां अध्यापक नहीं होगी तो ये स्त्रियां अध्यापक के अंदर नहीं जाएगा, पूर्ण तौर पे नहीं जाएगा। कुछ स्त्रियां अध्यापक हो सकती है, तो यानी कि आंशिक स्त्रियां अध्यापक हो सकती है, और आंशिक पुरुष भी अध्यापक हो सकता है। तो जब तीन समूह में दो समूह तो बिल्कुल परस्पर भिन्न हो लेकिन किसी तीसरे में आंशिक हो, तो इस तरह का डायग्राम हम बनाएंगे। समझ में आया ये? जी सर यस सर। जी। अब चौथा जो है कि जब तीन ऐसे समूह हों, तीन समूह ऐसे हों जो परस्पर सब में आंशिक हो, ए और बी, मान लीजिए ये बी है, या लिखना नहीं लिख पाया मैं शायद, ए और बी है, ए मान लीजिए ए बी और सी, तो आंशिक रूप से ये जो है इसमें समाहित है, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। और यह भी दोनों में समाहित है, यानी कि ए बी और सी आंशिक रूप से तीनों में समाहित है, तब इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखिए ये जो हिस्सा है, यह हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए आप, तीनों आपस में मिल रहे हैं ये वाले हिस्से में, यहां यह भी है, यह भी है, तो ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे से आंशिक रूप से समाहित जब होते हैं तो इस तरह के हम डायग्राम को बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है यह देखना है हमें। क्वेश्चन कैसे आता है? अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन जरा एक आध करता हूं, फिर उसको जो है आप उसमें देखेंगे। मान लीजिए कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम काम करेगा, जरा इसको आप लोग बताएंगे। यदि हम सभी पुरुष को ए से, सभी पिता को बी से तथा अविवाहित को सी से निरूपित करेंगे तो हमें निम्न में से कौन सा वेन आरेख प्राप्त होगा? कौन सा वेन आरेख? फिर देख सुनिए, सभी पुरुष को ए से, पुरुष तो बड़ा हो गया, सभी पुरुष को ए से, सभी पिता को बी से, तो भाई ए तो बड़ा हो गया, पुरुष सारे, पिता आ जाएंगे, पिता कहां जाएंगे? पुरुष के अंतर्गत, तो बी का गोला होगा ए के अंदर, तथा अविवाहित को सी से निरूपित करेंगे। कौन सा आएगा डायग्राम? ये वाला डायग्राम आएगा, पुरुष। पुरुष, पिता और अविवाहित, ये डायग्राम आएगा। समझ में आया कैसे आएगा? यस सर। ये अब जो आप बनाएंगे, अब डायग्राम आप आसान से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं 3-4 एग्जांपल देता हूं, लोग जस्ट तुरंत एक बार चेक करके देखिए आप। यदि हम ए को ए से स्त्रियां, बी से माताएं और सी से अध्यापक को निरूपित करें तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? एक बार सर रिपीट कर दीजिए। यदि हम ए से स्त्रियां, बी से माताएं
और सी से अध्यापकों को निरूपित करेंगे तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? सर सेम बनेगा, जैसा बना हुआ है उसी तरह बनेगा। जी सर, वैसे ही ऐसा रहेगा। बनेगा ना? जी। यस सर। ऐसा बनेगा, यस। क्योंकि ये जो है अध्यापक, ये माता में भी जाएगा और स्त्री में भी जाएगा, तो अध्यापक अंशतः स्त्री में भी है, अंशतः माता में भी है, ये डायग्राम बनेगा। क्या समझ में आया, नहीं आया? डाउट है कोई? नहीं सर। नहीं सर, आगे। मैं तीन चार में फटाफट तीन चार जो है मैं एग्जाम्पल दे दूं फिर आप लोगों को। मानव, पेड़ और सजीव, मानव पेड़ और सजीव के बीच में कौन सी आकृति होगी? मानव, पेड़ और सजीव, कैसी आकृति बनेगी बताइए? रहा है सजीव बड़ा होगा सर जैसे पुरुष अध्यापक स्त्री की बनी थी। नहीं, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सजीव तो बहुत बड़ा होगा गोला, सजीव का गोला बड़ा हो जाएगा। मानव का और पेड़ का, मानव पेड़ से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन दोनों सजीव तो है ना। यस सर। क्या? जी जी। विद्यार्थी, स्नातक और गायक, कैसा बनेगा? फिर से रिपीट कर दीजिए। विद्यार्थी, स्नातक और गायक। सर ये बनेगा विद्यार्थी, मानव और खिलाड़ी वाला जो आप बनवाए थे। नहीं, ये बनेगा जैसे अभी बताए थे वो जी। हाँ, विद्यार्थी, स्नातक और गायक। जी सर। कुछ गायक ऐसे हैं जो विद्यार्थी भी है और स्नातक भी है। कुछ स्नातक ऐसे हैं जो विद्यार्थी भी है और गायक भी हैं। तीनों को टच करेगा ना ये, तीनों मंचता रहेगा, ये बनेगा। सोच के बनाइएगा। सर स्नातक नहीं समझ रहे हैं। स्नातक मतलब बीए। तक बीए हुआ। स्नातक का मतलब बीए दोस्त। तो आप इस तरह से जब बनाएंगे तो आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम बनेगा। डायग्राम में थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायग्राम किसी को डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो जरा पूछिए, फिर हम लोग चलेंगे हेतुआभास पे। सर प्रणाम। एक मिनट जी बताइए। हाँ, एक प्रश्न है, इसमें है 2 आधार वाक्य हैं, कुछ बैग टेबल हैं और सभी बैग कुर्सियां हैं, तो इसका डायग्राम। मनीषा जी ऐसा है ना कि जो वेन डायग्राम में अभी एक जो हिस्सा है, अभी मैं केवल वेन डायग्राम वाला पढ़ाया, जो न्याय युक्ति है जो आप बात कर रही हैं, ये सिलोजिज्म में क्वेश्चन है। सिलोजिज्म मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं, उसको पढ़ाऊंगा। ये दूसरा एक हिस्सा आता है सिलोजिज्म, उसमें वेन डायग्राम हेल्प करेगा आपको। वेन डायग्राम वहां भी बनता है, लेकिन न्याय वाक्य को पढ़ाने के बाद ये समझ में आएगा कि सभी वाक्य जो बनते हैं तो किस तरह का वाक्य है, कैसा अफर्मेटिव है, कैसा निगेटिव है। वो 4 तरह के वाक्य का निर्माण होता है, उसके हिसाब से तय होता है। वो बता, बड़ा सरल है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वेन डायग्राम के रिगार्डिंग पूछिए कि कैसे हम फैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। जी सर, अभी जो आपने पढ़ाया है वो तो समझ में आ गया, ये अलग सा प्रश्न था जी। हाँ, कोई नहीं जी। और किसी कोई डाउट? नहीं सर। सर इसी तरह की एक क्वेश्चन और है, प्लीज। वेन डायग्राम से संबंधित नहीं है, ये तर्क वाक्य है। बताइए। सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं और सुकरात भ्रमणशील नहीं है। सीता जी ऐसा है कि ना, अभी मैं इसको बताऊंगा ना तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि वो जब मैं न्याय वाक्य पढ़ाऊंगा तो बड़ा सरल लगेगा आपको, बहुत कठिन नहीं है। वेन डायग्राम को जब ऐड कर देंगे आप, वेन डायग्राम आपको वहां प्रयोग में आएंगे, इसीलिए मैंने वेन डायग्राम को पहले पढ़ा दिया है। लेकिन वेन डायग्राम का आपको यूज करना पड़ेगा वहां। अगर मैं वहां, आपको ये आंसर बड़ा सरल है, इसी वेन डायग्राम से बना लेंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे भैया, क्योंकि न्याय वाक्य पढ़ने के बाद इसको बनाइएगा। ये मेरा सामान्य सा समझ है, ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। तो अभी ऐसा है ना कि
देखिए मैंने कहा आपको कि वेन आरेख का केवल इतना समझिए कि वेन आरेख अलग अलग समूहों के बीच के संबंधों को व्यक्त करने का एक ज्यामितीय पद्धति है, एक ज्योमेट्रिकल टूल है जिसके थ्रू आप इजीली आप एक बना लेते हैं। अब मानव के आपको दिखाना है मानव के समूह, तो आप इतना चित्र तो नहीं बनाएंगे, तो आपने गोला खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया, मानव का समूह दिख गया, पशु दिख गया। मानव पशु से अलग है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसके लिए एक तरीका इजाद किया गया, वेन आरेख। और वेन आरेख के माध्यम से आपको स्पष्ट दिखेगा कि भाई मानव अलग होता है और पशु अलग होता है। तो मानव का जो है आकृति ये है, ये जो मानव की जो ये जो वृत्त है इसमें सारे मानव है मान लीजिए, और ये पशु का है जो है बिल्कुल सारे पशु इस वृत्त में है। तो दोनों वृत्त अलग अलग है, नितांत भिन्न है। तो मानव पशु नितांत भिन्न है, ये कहने के लिए बड़ा सरलतम उपाय हो गया जो वृत्त के माध्यम से आपने बता दिया। अब देखिए, अब मान लीजिए मानव अध्यापक है, अध्यापक और मानव। अब मानव बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अध्यापक भी तो मानव होता है। अध्यापक का एक समूह है, लेकिन मानव बड़ा समूह है। तो मानव के समूह में भी अध्यापक है। भाई मानव तो अध्यापक भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, कलेक्टर भी होते हैं, लेकिन अध्यापक भी तो होते हैं। तो मानव का जो बड़ा वृत्त है उसके अंतर्गत ही एक वृत्त आ जाएगा अध्यापक का। तो ये जो वृत्त है अध्यापक का पूर्णतः समाहित हो जाएगा। तो ये एक आकृति बन गई। तो आपको देखने में बड़ा सरल हो गया। आप ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली समझ गए इन चीजों को। इसीलिए हम वेन आरेख का प्रयोग करते हैं। और वेन आरेख का प्रयोग जो है, वेन आरेख के माध्यम से देखिएगा, वेन आरेख कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसे दे देगा, दो हाथ बना देगा कि एक बड़ा सा गोला बनाएगा, बोलेगा विद्यार्थी, संख्या दे दिया, मान लीजिए यहां जो है संख्या दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 करके बीच में दे दिया, इंटरसेक्शन में दे दिया। अब बोल दिया कि बताओ ऐसी संख्या बताओ, ऐसे संख्या बताओ जो विद्यार्थी भी हैं और टीचर भी हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको वहां देखना पड़ेगा अंशतः कौन है, पूर्णतः कौन है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को प्रैक्टिस करें, डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न बताते हैं इससे, तो बहुत कठिन नहीं है। केवल आप यह समझिए कि नितांत भिन्न कौन है, अंशतः कौन है, पूर्णतः कौन है, ये समझ लीजिए, केवल 3 टर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है इससे संबंधित। प्लीज। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गाय हैं, तो इसका निष्कर्ष दिया है कि सभी बिल्लियां गाय हैं या कुछ गाय बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है, कोई गाय कुत्ता नहीं है। सीता तो जी, इसका आंसर क्या होगा? मैं आपसे पहले यही कहा था कि ये न्याय वाक्य का प्रश्न है, वेन डायग्राम का नहीं है। आप वेन डायग्राम, वेन आरेख जो है ना, अगर आप वेन डायग्राम में कैसे प्रश्न आते हैं इसको जब आप देखेंगे तो आपको चलेगा पता कि यह जो कुछ दो अलग अलग है। ये सिंबोलिज्म में क्वेश्चन है कि न्याय वाक्य जब हम बनाते हैं तो न्याय वाक्य के लिए क्वेश्चन है। इसका क्लास में आगे लूंगा, ये दोबारा पढ़ाऊंगा। वेन आरेख का ये प्रश्न नहीं है सीता जी, और मैं अगर अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद हम हेतुआभास पे चलें। भाई जी, मुझे, हाँ जी, दीपिका जी प्लीज, दीपिका जी प्लीज। दीपिका जी, कोई प्रश्न है लगता है आपका? आपने हैंड रेज किया है। दीपिका जी, हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मनुष्य निर्जीव का कैसे होगा? हाँ, मनुष्य, बहुत अच्छा। जीव का सेट बड़ा होगा, जीव जो है बड़ा होगा, मनुष्य उसका हिस्सा होगा। तो मनुष्य जो है जीव में पूर्णतया समाहित है, मनुष्य जीव में पूर्णतया समाहित होता है। तो मनुष्य और जीव के बीच का संबंध जो होगा वो
जैसे हमने ये बनाया था ना, ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट। हेलो जी प्लीज प्लीज एक मिनट। सर। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, मनुष्य और जीव में, देखिए मनुष्य और जीव में कहा आपने, ने यस क्या सर। कहा? क्वेश्चन क्या था आपका? सर मनुष्य नर जीव। मनुष्य नर जीव। तो देखिए जीव का सबसे बड़ा होगा, जीव का जो सबसे बड़ा होगा, एक मिनट रुकिए मैं निकालता हूं। जीव का सबसे बड़ा होगा एरिया, मनुष्य का उससे छोटा होगा, और नर का उससे भी छोटा होगा। क्योंकि मनुष्य जो होते हैं, जो जीव होते हैं, जीव वो मनुष्य के अलावा पशु इत्यादि भी होते हैं। तो जीव में मनुष्य है, पशु है, सारे हैं, बहुत बड़ा सेट है ये। इसमें एक हिस्सा कौन सा है? मनुष्य का। और मनुष्य भी बहुत सारे होते हैं, नर नारी सब, इसलिए नर छोटा सा हिस्सा होगा। तो मनुष्य में पूर्ण तौर पे समाहित है, जीव में पूर्ण तौर पे समाहित है मनुष्य, और मनुष्य में पूर्ण तौर पे समाहित है नर। तो ऐसे बनेगा उसका डायग्राम। ठीक है जी प्लीज। सर हम अभी कुछ साल के प्रश्नों को देखा है, तो इसमें वेन डायग्राम से आधार वाक्य और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। आप तो कौन प्रश्न, कौन बोल रही है, कौन पूछ रही है, क्या नाम सर है? दीपिका दीक्षित। दीपिका जी, ऐसा है ना कि वेन डायग्राम का प्रयोग जो होता है, ये वेन डायग्राम में चूंकि न्याय, वो जो आप निष्कर्ष वाक्य बता रहे हैं, वह निष्कर्ष वाक्य, न्याय वाक्य, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है, वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं। ये डायग्राम अलग है, इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं न्याय वाक्य में। हाँ सर, लेकिन इन्हीं आधारों पर हम उनको सॉल्व करेंगे ना हाँ करेंगे, लेकिन उसको आगे पढ़ाएंगे, अभी उसको पढ़ाया नहीं हूं मैं। जी जी ठीक है उसको सर। जब पढ़ाएंगे तब आप कर सकते हैं। जी सर ठीक है जी प्लीज। चले आगे फिर। जी सर। मैं हेतुआभास का पीपीटी बनाना शुरू किया था, लेकिन किसी आवश्यक कार्य से मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं पीपीटी पूरा नहीं कर पाया। तो मैं हेतुआभास से चर्चा करूंगा, और अगली क्लास में क्षमा चाहता हूं भाई जी और सभी विद्यार्थी, कि किसी कारणवश बहुत जरूरी काम आ गया तो बीच में जाना पड़ गया, इसीलिए मैं उसका पीपीटी अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन हेतुआभास पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके पीपीटी को अगर भाई जी का आदेश होगा, आदरणीय हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, हमारे बड़े भाई, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप कुछ समस्या हाँ, नहीं तो है। फिर उसको मैं दोबारा आपको जो है उसको प्रस्तुत कर दूंगा। जो आज हम लोगों ने कल मैंने बात किया था आपको, कल जब आप लोगों से जब बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि एक दर्जा में एक डायग्राम निकालूं, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ, आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा। कल मैंने कहा था कि हेतु और साध्य के बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? व्याप्ति। और हेतु ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध साध्य के साथ बिल्कुल नियत हो। एक भी दुनिया में कोई ऐसा स्थान न हो जहां हेतु तो पाया जाता है लेकिन साध्य न पाया जाता हो, तो ऐसा हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये है धूम। मान लीजिए ये जो एरिया है व्हाइट वाला दिख रहा है, ये है धुआं, और ये जो एरिया है ये है वहनी, आग। समझिए इस बातों को, क्या क्या संभावना है। यहां धुआं तो है,
और आग भी है कि नहीं है? बोलिए हाँ कि नहीं? जी सर है। यहां क्या है? यहां क्या है? ये जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है? ये है आग का गोला। आग का गोला है। और ये क्या है? धूम, धूम का क्षेत्र है। धुआं का गोला। जरा अपना ऑडियो ऑफ कर लो भाई, बीच में जब पूछूं तब ऑन कर लेना। ये है धूम का क्षेत्र और ये है वहनी का क्षेत्र। तो यह एरिया है जहां धूम भी है और वहनी भी है। लेकिन ये एरिया क्या है? यहां वहनी है लेकिन धूम नहीं है। और ये एरिया कैसा है? जहां ना तो धूम है ना वहनी है। जहां ना तो धूम है ना तो वहनी है। यहां धूम का भी अभाव है और वहनी का भी अभाव है। यहां धूम का अभाव तो है लेकिन वहनी का अभाव नहीं है, वहनी है। यहां धूम भी है और वहनी भी है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला आपने? सोचिए जरा, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे निष्कर्ष यह निकला कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इस एरिया में धुआं भी है और आग भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां धुआं है आग है, मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे भाई अगर मैं कहता हूं जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यह भी तो कह सकता हूं कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? यहां तो ठीक है, कुछ हिस्से में चल जाएगा आपका बात कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। लेकिन यहां देखिए, यहां आग तो है लेकिन धुआं नहीं है या नहीं है? यहां आग है लेकिन धुआं नहीं है। इसीलिए जब हमने व्याप्ति बनाई तो क्या बनाया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। दुनिया के सारे जगहों पर जहां धुआं है वहां आग अवश्य ही है, लेकिन जहां आग है वहां धुआं होगा गारंटी नहीं है। जैसे ट्यूबलाइट में आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। इसीलिए हेतु वह हुआ, हेतु उसे कहते हैं जिसके होने पर साध्य निश्चित रूप से रहे और जिसके न होने पर साध्य न रहे। ये गलत स्टेटमेंट है। हेतु वह है जिसके होने पर साध्य अवश्य रहे। देखिए हेतु है, साध्य अवश्य, लेकिन यहां देखिए, यहां हेतु भी नहीं है और साध्य भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, आग भी नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि जहां धूम का अभाव है वहां आग का भी अभाव है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो धूम का अभाव है लेकिन आग तो है। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि जहां जहां आग का अभाव है वहां वहां धुएं का भी अभाव है। इसीलिए इसके माध्यम से जो मैंने नियम निकाला, नियम बनाया, धुआं और आग के बीच में संबंध को जो देखा, अब मैंने वेन डायग्राम बताया आपको ना। वेन डायग्राम क्या करता है? दो समूहों के बीच में संबंध को बताता है। धुआं एक समूह है, आग एक समूह है। दोनों समूह के संबंध को बताना है। कैसे बताएंगे? बड़ा वाला जो है वो आग का लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां आग है लेकिन धुआं नहीं। छोटा जगह जो लेंगे वो लेंगे हम लोग धुआं का, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां आग अवश्य होना चाहिए। तो हमने इसके माध्यम से दो नियम बनाए कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है और जहां आग का अभाव है वहां धुआं का भी अभाव है। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो यह धुआं और आग के बीच के संबंध हुआ अन्वय संबंध। और जहां जहां आग का अभाव है, जहां जहां वहनी का अभाव है, वहां वहां धुआं का भी अभाव है। यह हुआ व्यतिरेक संबंध। जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है। जहां जहां साध्य का अभाव है वहां वहां हेतु का अभाव है। इन दोनों संबंधों के माध्यम से मैंने धुएं और अग्नि के संबंध को जाना और इन संबंधों से मैं कंफर्म करता हूं
कि धुआं और अग्नि के बीच में ऐसा संबंध है कि धूम होगा तो अग्नि अवश्य होगा। एक भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां धुआं तो है लेकिन आग नहीं है। सारे जगह दुनिया के ऐसे हैं जहां धुआं भी है तो आग अवश्य है। ऐसे ही जहां आग का अभाव है वहां धुआं का भी अभाव है। तो इसके माध्यम से मैंने जाना, इसे हेतु कहे। हेतु जो होता है इन विशेषताओं से युक्त होता है। हेतु वही है, हेतु वही है जो साध्य को सिद्ध कर पाए। हेतु जो है व्याप्ति संबंध से विशिष्ट होना चाहिए, हेतु व्याप्ति वाला होना चाहिए। हेतु साध्य के साथ ऐसा जुड़ा रहे कि एक भी जगह आपको ऐसा न मिले जहां हेतु है तो साध्य नहीं है। अब हुआ क्या, हेत्वाभास में क्या देखते हैं हमने देखा कि अनुमान जब करते हैं तो हेतु की कितनी महत्ता है, कितनी आवश्यकता है। बिना हेतु का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि हेतु ही वह कारण है, हेतु ही वह साधन है जो आपको साध्य तक पहुंचाता है। जैसे ही हेतु को आप देखते हैं कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में हेतु और साध्य के बीच का संबंध जग जाता है, जागृत हो जाता है। मैंने बताया, अनुमान की प्रक्रिया में बताया था, जैसे हेतु को देखते हैं कि हेतु और साध्य के बीच के संबंध मुझे जागृत हो जाते हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। तो लेकिन अगर ये हेतु, मान लीजिए अगर आपका हेतु ही गलत हो गया, आपने हेतु जो देखा हेतु ही गलत है, तो अनुमान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेतु के आधार पर ये अनुमान करते हैं आप, हेतु के आधार पर ये साध्य को आप जानते हैं। तो हेतु ऐसा होना चाहिए जो साध्य को सिद्ध कर पाए। कैसे सिद्ध कर पाता है कि आप जब पहले क्या करते हैं, हेतु और साध्य को बार बार देखते हैं तो आपके मन में हेतु और साध्य के एक संबंध, ये जो संबंध है हेतु और साध्य का, ये संबंध आपके मस्तिष्क में आ जाता है, स्मरण स्मृति में आ जाता है, और उसी स्मृति के आधार पर आप फिर अनुमान करते हैं। लेकिन अगर आपको इन जो हेतु, जो धूम और वाहिनी के बीच का संबंध है, यही गड़बड़ हो गया और आप ये मान लिए कि हेतु यही है, तो अनुमान गलत हो जाएगा। तो ऐसा हेतु जो वास्तव में हेतु नहीं है, ऐसे हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। हेतु आभास, आपको हेतु का आभास जैसा होता है। छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर ठंड के महीने में किसी तालाब को देखा होगा, तालाब के ऊपर बहुत कोहरा जमा होता है, कोहरा भी धुआं जैसा लगता है। अगर उसको आप मान लें कि ये धुआं है और अब आग का अनुमान करने लगे तो ज्ञान गलत हो जाएगा। आपने तो ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होता है, ज्ञान है आपको, लेकिन भाई आपको कोहरा और धुआं, वो तो धुआं है, जो कोहरा है वो धुआं जैसा लग रहा है, धुआं नहीं है, धूम नहीं है, धूम जैसा है। वो हेतु नहीं है, हेतु जैसा है। तो जब हेतु को देखते हैं हम, हेतु जैसे को, हेतु जैसा जो लग रहा है, हेतु का जो आभास हो रहा है, उस आभास के आधार पर जब अनुमान करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो वही हेत्वाभास कहलाता है। और चूंकि अनुमान के लिए हेतु का बड़ा महत्व है, अगर हेतु के आभास के आधार पर हम ज्ञान करेंगे तो हमें अनुमान नहीं होगा, हमें अनुमानाभास होगा, हमारा ज्ञान गलत होगा। और हमारा ज्ञान गलत होगा तो क्या होगा, व्यवहार गलत होगा, व्यवहार गलत होगा तो क्या होगा, दुख ही दुख मिलेंगे। इसीलिए हेत्वाभास को जानना जरूरी है, दुख से बचने के लिए हेत्वाभास को जानना जरूरी है। तो हेत्वाभास 5 तरह के हैं, 5 प्रकार के हेत्वाभास माने गए हैं भारतीय दर्शनों में, न्याय दर्शन में। सबसे पहला जो हेत्वाभास है उसका नाम है सव्यभिचार। देखिए, सव्यभिचार, स मतलब साथ, व्यभिचार मतलब बेविचार।
व्यभिचार के साथ। व्यभिचार क्या होता है भाई आप सुने होंगे, बड़ा कहता है बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है। व्यभिचारी मतलब ऐसा व्यक्ति जो नियम जो बनाए गए हैं, जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, नियम के विरुद्ध जा रहा है, वही व्यभिचारी कहलाता है। यहां भी वही अर्थ है, अनुमान में भी वही अर्थ है कि ऐसा हेतु कैसा होना चाहिए भाई? हेतु तो ऐसा होना चाहिए, हेतु ऐसा होना चाहिए जिसके ज्ञान में, जिसके साथ हमेशा साध्य होना ही चाहिए। हेतु तो उसे कहते हैं जिसके साथ हमेशा साध्य रहता ही है। ऐसा कोई जगह नहीं है, दुनिया का कोई जगह ऐसा नहीं है जहां हेतु रहेगा और साध्य नहीं है। अगर ऐसा है तो वह हेतु नहीं है। हेतु के होने का मतलब ही है कि जहां हेतु होगा वहां साध्य अवश्य ही होगा। तो अगर हेतु को जानने के समय में, हेतु को समझने के समय में हमने ये गलती कर दी, हमने एक भी अगर नियम भंग हो गया, कहीं ऐसा हेतु है जिसका एक भी कोई मिल गया अपवाद, तो ऐसे मैं अनुमान का जब वाक्य बताया था तो मैंने क्या बताया था? पहला वाक्य क्या होता है? पर्वतो वहनीमान, पर्वत आग वाला है, पर्वत वहनी वाला है। दूसरा मैंने क्या बताया था? क्यों? धूमवत्वात्, धूम होने के कारण। पर्वत आग वाला है क्यों? धूम होने के कारण। यह जो धूम है ये हेतु है, और इसी हेतु से मैं वहनी को सिद्ध करना चाह रहा हूं। जहां जहां धूम होता है वहां वहनी होता है। लेकिन अगर धूम और वहनी के संबंध में ऐसा कोई जगह आ जाए, दुनिया में कोई ऐसा जगह आ जाए जहां कि धुआं तो है लेकिन आग नहीं है, तो हम इस वहनी से आग को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिद्ध भी कई बार सिद्ध भी हो जाएगा, कई बार सिद्ध नहीं भी होगा। कुछ जगह पे तो आग के साथ वहनी रहेगा, कुछ जगह पे नहीं भी रहेगा, तो हमारा ज्ञान गलत हो जाएगा। हमें सही ज्ञान चाहिए, इसलिए हेतु ऐसा होना चाहिए, हमेशा साध्य को लिए हुआ होना चाहिए। अगर हेतु ऐसा मिल जाए, अगर ऐसा कोई हेतु है जो व्यभिचारी, जो नियम को भंग, हेतु के नियम को भंग कर रहा है, जो कई स्थलों पे साध्य, जहां साध्य का अभाव है वहां भी पाया जाता है, हेतु तो ऐसा होना चाहिए जहां जहां साध्य सब जगह होना चाहिए हेतु। साध्य के सभी स्थलों पे हेतु को होना ही चाहिए, लेकिन अगर हेतु साध्य के अभाव वाले स्थलों पे भी पाया जाता है तो वह हेतु कैसा हो गया? व्यभिचारी हो गया। और ऐसे हेतु के द्वारा जब अनुमान करेंगे तो अनुमान गलत होगा। इसीलिए ऐसे हेतु जो साध्य के अभाव के स्थलों पर भी पाया जाता है वह हेतु वास्तव में नहीं है, वो हेत्वाभास है, हेत्वाभास। एग्जाम्पल देता है, हाँ, पर्वतो वहनीमान प्रमेयत्वात्। अब पर्वतो वहनीमान प्रमेयत्वात्, यह पक्ष क्या है? कोई बताएगा? साध्य क्या है बताइए? साध्य क्या है? सर वहनी है साध्य। वहनी, वन्य। गुड। हेतु क्या है? सर धुआं। नहीं, मैं कह रहा हूं सेंटेंस सुनिए। पर्वतो वहनीमान प्रमेयत्वात्। प्रमा हेतु है। प्रमा हेतु है, प्रमेय हेतु है, प्रमेय। अब समझिए, प्रमेय हेतु क्या वहनी को सिद्ध कर सकता है? भाई अगर प्रमेय को अगर मैं हेतु मान लूं वहनी के लिए, वहनी को सिद्ध करने के लिए, वहनी साध्य के लिए मैं प्रमेय को हेतु मान लूं, तो हम सब जानते हैं, इतना न्याय पढ़ के आप लोग आए होंगे, प्रमेय का मतलब होता है, प्रमेय का मतलब होता है जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम जान पाए।
तो न्याय दर्शन के अनुसार से इस दुनिया के सारे पदार्थ, इस दुनिया के सभी वस्तुओं को हम जान सकते हैं। जिसको हम नहीं जान सकते वो पदार्थ ही नहीं हो सकता। इस दुनिया के सारे वस्तुओं को मैं जान सकता हूं। इसका मतलब इस दुनिया के सभी वस्तु क्या हो गए? प्रमेय। हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है तो क्या हो गए? प्रमेय हो गए। और ये प्रमेय जो है, ये प्रमेय किचन में भी हो सकता है, और ये प्रमेय महानस में, ये जल में भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है। क्यों? ग्लास को भी तो जानते हैं हम, पानी को भी तो जानते ही हैं, पानी भी तो प्रमेय हो गया। अब ये बताओ, पानी में आग रहता है क्या? पानी में तो आग नहीं होता। हमारा साध्य क्या था? आग ना। हमारा साध्य क्या है? वहनी ना। तो भाई वहनी किचन में तो है लेकिन ग्लास में नहीं है, लेकिन ग्लास में प्रमेय तो है। तो यहां देखिए, ये जो प्रमेय हेतु है वह प्रमेय हेतु साध्य के स्थल पे तो रहता ही है। साध्य के स्थल के साथ साथ जहां साध्य का अभाव है वहां भी रह रहा है। इसीलिए प्रमेय हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इस कारण से प्रमेय हेतु जो है वह वहनी के लिए स्व्यभिचार कहलाएगा। क्योंकि हमने हेतु के लिए नियम बनाया है, हेतु के लिए एक नियम तैयार किया हुआ है। हेतु वह कहलाएगा जो केवल साध्य के स्थलों पर रहेगा। जहां हेतु है वहां साध्य अवश्य ही रहेंगे। हेतु साध्य से बाहर नहीं रह सकता। अगर हेतु साध्य से बाहर वाले स्थलों पे भी रह रहा है तो वास्तव में वह हेतु नहीं बढ़ेगा, हेतुआभास हो जाएगा। और यह प्रमेय जो हेतु है वो साध्य का जो स्थल है, पर्वत, महानस, वहां तो है ही, लेकिन साध्य का जो अभाव जहां है वहां भी पाया जा रहा है, जलाशय में पाया जा रहा है, तालाब में पाया जा रहा है। इसीलिए यह जो हेतु है वह स्व्यभिचारी हेतु कहलाएगा। और इस हेतु के माध्यम से हम वहनी की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह हेतु हेतुआभास हो गया। कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। क्लियर? चले आगे। अगला जो है इसके 3 भेद होते हैं, इसको आगे बताऊंगा। इसके 3 भेद हैं। और देखिए, स्व्यभिचार का 2 नाम है, स्व्यभिचार और अनैकांतिक। अनैकांतिक उसका भी अर्थ है अनेक अंतिक, अनेक अंत वाला, अनेक नियम वाला। नियम तो एक होना चाहिए ना। साध्य हेतु के बीच नियम तो एक ही है कि जहां साध्य होगा, जहां हेतु होगा वहां साध्य होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए हेतु जहां है वहां साध्य है, जहां साध्य नहीं भी है वहां भी हेतु है, तो गलत हो गया ना। इसलिए इसके 2 नाम है, स्व्यभिचार और अनैकांतिक। इसके 3 भेद होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये तीनों भेद को बाद में बताऊंगा, पहले और हम देख लेते हैं। दूसरा हेतुआभास है विरुद्ध। विरुद्ध क्या होता है? ऐसा अनुमान जब हेतु जो सिद्ध करना चाह रहा है ना उसके बजाय उल्टा सिद्ध कर दे। कई बार तुम देखते हो 2 दोस्त होते हो, अब 2-3 दोस्त हैं, अब एक को डिफेंड करने के लिए कई बार 2 दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं, तीसरा डिफेंड करने के लिए उतरता है। पहला बोल रहा है ये बड़ा कंजूस है, अब तीसरा वाला जो उतरा डिफेंड करने के लिए, नहीं बड़ी अच्छी है भाई, बहुत खर्चा करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन कहते कहते कह गई, अरे बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत समझदार है ये, एक बार मैं भी जा रही थी तो मुझे भी नहीं खिलाया। अब बताइए, वो कहने के लिए शुरू कीजिए अच्छी बच्ची है और सिद्ध ऐसा हेतु दे दिया जो उल्टा सिद्ध हो गया। तो ऐसा हेतु
जो साध्य को न सिद्ध करके साध्याभाव को सिद्ध कर दे, ऐसा हेतु जो है वो विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। ऐसा हेतु विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। देखिए, मैं अगर कहूं कि शब्दो नित्य, शब्द नित्य है क्योंकि वो बनाए जाते हैं। अब देखिए, बोले जाते हैं, कार्य हैं। अब देखो, दुनिया के जितनी वस्तु है ना, जो कार्य है वो सब नाश होने वाले हैं, एक भी नित्य नहीं होता। परमाणु नित्य होता है, क्यों? तो परमाणु को हम बनाते नहीं हैं। दुनिया के सभी वस्तु जो हम बना सकते हैं वो सब नष्ट होने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूं शब्दो नित्य कृतकत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वो कृतक है। इसमें हेतु क्या है? पंचमी व्यक्ति में जो लगा है सब हेतु है, कृतकत्वात्। और साध्य क्या है इसमें? साध्य क्या है? शब्द। नो, साध्य क्या है? होगा सर। शब्द नित्य है कृतकत्व के कारण। कृतकत्व क्या हो गया? हेतु। शब्द नित्य है, मैं नित्यता को सिद्ध करना चाह रहा हूं, नित्य को सिद्ध करना चाह रहा हूं, तो नित्य हो गया साध्य। अब देखिए जरा, कृतकत्व जो है, शब्द से मत घबराओ। कृतकत्व का मतलब जो बनाने वाली बात, जो कार्य है, जो कृतक है, जो बना सकते हैं। अब जो बना सकते हैं वो नित्य होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। शब्द नित्य है क्योंकि शब्द को हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं, शब्द कार्य है। अब जो कार्य होता है वो अनित्य होते हैं, सब जानता है। तो मैं जो हेतु दिया शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए, हमारा जो साध्य नित्य है, उस नित्य को सिद्ध करने के लिए जो मैंने हेतु दिया कृतक, यह हेतु नित्यता को सिद्ध ना करके अनित्यता को सिद्ध कर दिया। हमारा जो साध्य था उसके विरोध में कह दिया, विरुद्ध में बोल दिया। इसीलिए कृतकत्व जो हेतु है वह हमारा साध्य के विपरीत है। इसीलिए कृतकत्व हेतु हेत्वाभास है, विरुद्ध हेत्वाभास है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। अगला है सत प्रतिपक्ष। देखो, सत का मतलब क्या होता है? होना। और प्रतिपक्ष का मतलब दूसरा पक्ष। तो हम जब एक बोलते हैं एक न्याय वाक्य, उसके पैरेलल, उसी के बराबर वजन वाला जब दूसरा पक्ष विद्यमान हो, मान लो मैंने कहा कि राम, क्योंकि देखिए समस्या यह है कि ये जो हम वैदिक वाक्य के संदर्भ में है, तो थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं तो और समझ में आपको आएगा स्पष्ट। क्योंकि न्याय का काम था, न्याय दर्शन का काम था कि वैदिक वाक्यों की वैलिडिटी को, प्रामाणिकता को सिद्ध करना। और वेद में कई बार ऐसे वाक्य मिले जो एक बार एक हेतु कुछ और कह रहा है और दूसरा हेतु कुछ और सिद्ध कर रहा है। अब दिक्कत ये आई कि चूंकि दोनों वैदिक वाक्य हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक वाक्य हैं। तो ऐसे समय में इसको हेतु नहीं माना गया, हेत्वाभास मान लिया गया। कि जहां एक बार जब सिद्ध करने के लिए कुछ बातें कही गई और दूसरी बात जो है कहने के लिए कुछ और बातें कही गई, क्योंकि दोनों वैदिक वाक्य हैं तो दोनों का वजन बराबर है, इसीलिए हम इसको हेतु नहीं मानेंगे। जैसे कहा शब्दो नित्य श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है श्रवण होने के कारण। शब्द नित्य है श्रवण के कारण। दूसरा कहा गया शब्द अनित्य है कार्य होने के कारण। अब देखिए, एक कह रहा कि शब्द नित्य है, एक कह रहा कि शब्द अनित्य है, लेकिन जो दोनों का हेतु है श्रावणत्वात् और कार्यत्वात्, तो दो अलग अलग जो पक्ष है, जो पक्ष प्रतिपक्ष है, दोनों चूंकि
न्याय दर्शन चूंकि ईश्वर को प्रमाण मानता है, वेद को अपौरुषेय बोल नहीं सकता, ईश्वर के द्वारा रचना मान रहा है वो, तो कार्य तो हो गया। तो कार्य हुआ तो अनित्य होगा, कार्य तो इसके अनित्य होते हैं, जो कार्य है सब अनित्य होते हैं। लेकिन दूसरा प्रमाण जो है श्रावण के कारण जो है वो श्रावणत्वात् का नित्य है। तो चूंकि दोनों हमारे पास प्रमाण है, इसलिए दोनों हेतु नहीं माने जाएंगे। शब्द की नित्यता और अनित्यता को सिद्ध करने वाला जो हेतु है श्रावणत्वात् और कार्यत्वात्, इन दोनों के हेतु नहीं माना जाएगा। ऐसा हेतु जो है वो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा जो हेतु है ऐसा है कि इसके बाद जो दो और है, उसमें मुझे डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, बिना डायग्राम का स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मैं शायद प्रवचन दे दूंगा लेकिन उससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है शायद उसके लिए मुझे आप लोग एक मौका और देंगे, मैं हेत्वाभास को डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर पाऊं, आप लोग कर दूं। इतना जितना मैंने बताया है इसको आज आप लोग रिवाइज कीजिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आते हैं और यूजीसी में आते हैं, उसको एक बार घर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा मुझे लगता है। तो उसको देखने के बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। हेत्वाभास में कुछ नहीं करना है, वो डायग्राम थोड़ा सा सामने रख दूंगा तो मुझे भी सहूलियत होगी। आप लोग, मुझे लगता है मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोगों तक कितना जा पा रहा है मुझे नहीं पता, तो और बढ़िया रहेगा, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। ये अगले कक्षा जिस दिन आप रखना चाहते हैं, अगर एक एक्सपेक्टेड डेट हो तो यहाँ पर बोल देंगे तो इन लोगों के लिए भी एक सहूलियत रहेगी, ताकि उसी अनुसार फिर ये लोग भी अपना जो गत वर्ष के प्रश्न हैं उनको देख करके प्रस्तुत रहेंगे, क्योंकि वैसे ये लोग भी प्रस्तुत पहुंचेंगे तो वह उतना उपादेय नहीं रह पाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए शायद आपने कुछ सैटरडे संडे रखा हुआ है? नहीं, अगले सैटरडे संडे के लिए हाँ, या तो सैटरडे संडे में रख लेंगे, मैं टाइमिंग दे दूंगा। अगर आप वीकडे में भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वीकडे में ही रख लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में नॉर्मली डेट फिक्स हो चुका है अप्रैल मई तक का। अच्छा। तो उसके मध्य में ही किसी दिन का रख लेंगे, वो बता देंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा वहां पर। ठीक है। और उसके अनुरूप आप लोग प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आलोड़न करके आइए, तब जाकर के आपके लिए और उपादेय हो पाएगा, क्योंकि फिर न्याय वाक्य पर भी चर्चा अपेक्षित है, तो वह उपादेय रहेगा। उसके बाद अभी जो कोई प्रश्न है किसी के मन में, कोई पूछना चाहते हैं, जो कल जो कक्षा हुई थी प्रमाण को लेकर के, आज जो कक्षा वेन डायग्राम को लेकर के है, इसके संदर्भ में अगर कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं, ताकि हम इस पर जो समुचित उत्तर हो वो आपको दिया जा सके। अगर किसी को प्रश्न हो तो हैंड रेज करेंगे उसके बाद, और वीडियो अपना ऑन करके तभी प्रश्न करेंगे। चलिए एक एक करके हम ले रहे हैं। प्रियंका दास। सर साध्य प्रतिपक्ष और एक बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं प्रियंका जी, वो साध्य प्रतिपक्ष नहीं हो, सत प्रतिपक्ष है। सत अस धातु में ना, अस धातु पर होंगे, क्षत्रिय प्रत्यय जब लगता है सत बनता है शब्द। तो सत का मतलब होता है होना, प्रतिपक्ष का मतलब अपोनेंट। तो ऐसा अनुमान वाक्य जिस अनुमान वाक्य के समानांतर दूसरा अनुमान वाक्य, दूसरा प्रतिपक्ष मौजूद हो, ऐसे अनुमान वाक्य के हेतु को हम हेतु न मानकर हेत्वाभास मानते हैं। प्रियंका जी, कुछ मैं कह पाया अपनी बात? जी सर। कृष्ण कुमार झा। जी सर, प्रमा और प्रमेय में क्या अंतर है? प्रमा ज्ञान है, प्रमेय आपके ज्ञान का विषय है। जब मुझे से मोबाइल का ज्ञान हो रहा है ना, जब मुझे से मोबाइल का ज्ञान हो रहा है, जब मोबाइल का ज्ञान हो गया तो मोबाइल हो गया प्रमेय और मेरा जो ज्ञान है वो हो गया प्रमा। और किसी को कोई प्रश्न? जो कल हमने चर्चा जो
प्रस्तुत की थी उनसे संदर्भित या अद्यतनी जो कक्षा आ रही है इसके संदर्भित और कोई जिज्ञासा रहा हो, कोई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस से संदर्भित डाउट हो तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। मनीषा मिश्रा। जी सर, मेरा प्रश्न है कि निगमनात्मक और आगमनात्मक में क्या भेद है, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक। देखिए, आगमन और निगमन जो है, आगमन और निगमन की सामान्य बात ये है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे मैं ये कहता हूं कि जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, जब ये मैं कर रहा हूं तो ये हुआ आगमन। और जहां जहां वहनी का अभाव है, जहां जहां वहनी नहीं है वहां वहां धूम नहीं है, इस तरह के वाक्य होते हैं निगमन वाले वाक्य। जब या इसको मैं ऐसे सरल भाषा में कहूं मैं, तो जब मैं उदाहरणों को एक्सक्लूड करते हुए कंक्लूजन पे पहुंचता हूं तो वो कहलाता है डिडक्शन मेथड। जब मैं सिद्धांत के माध्यम से उदाहरणों के द्वारा जब सिद्धांत पे पहुंचता हूं पॉजिटिव में, तो उसे कहते हैं आगमन विधि। जी मनीषा जी, स्पष्ट हुआ? सर क्षमा कीजिए, स्पष्ट तो हुआ लेकिन अब थोड़ा सा अभी भी समझ नहीं आया। इसमें कोई संकोच नहीं रखनी है, नहीं समझ में आए एक बार, दो बार, 10 बार आप पूछिए। मनीषा जी ऐसा है कि उदाहरण मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, अब लॉजिक के बात अभी छोड़ दीजिए, मैं सिंपल सा अब यह बताइए, जब बचपन में आप अपने घर में जिस भाषा में आप बात कर रही हैं, जब आपने सुना होगा तो आपने क्या किया कि भाषा सुनते गए, 5 लोगों 10 लोगों को सुना, सुनते रहा। सब भाषाओं को सुनने के बाद एक अपने माइंड में कंक्लूजन निकाला, है ना? तो ये जो विधि हुई, और एक विधि क्या होता है कि पहले अपने सिद्धांत, आप मान लीजिए फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, क्या सीखेंगे? पहले ग्रामर सीखेंगे, फिर आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो जब आप किसी सिद्धांत के माध्यम से उदाहरण को देखते हैं, सिद्धांत को उदाहरण पे घटित करते हैं, तो वह विधि जो है वो है आगमन विधि। और जब उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत पे आते हैं तो वह है निगमन विधि। जी सर, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न? अनामिका 27th खाली है अपना स्लॉट? जी सर, 27 अपना खाली है। 27 खाली है, 26? हाँ 26 भी खाली है। इधर से सर कल से लेके 28 है, केवल 27 तक कंटिन्यू खाली है। तो 27 तक में किसी दिन का आप रख लेंगे, जिसमें कि हेत्वावास जो बचे हुए हैं और जो जितने न्यायवाद से संदर्भित हैं वो 27 को नहीं तो 26 को रख लेते हैं, सैटरडे को। ठीक है। और अनामिका अपडेट कर लेना है। ठीक है सर। थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा जो दिक्कत है कि मैं थोड़ा लेट पढ़ाता जो हूँ ना, मैं थोड़ा सा टाइम जल्दी ले लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है, आप 10 बजे तक ले सकते हैं टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उसमें मूल रूप से विषय वस्तु स्पष्ट होना चाहिए। वैसे भी जो विषय वस्तु यह ठीक से अगर समझ में ना आए तो 2 घंटे भी निरर्थक है, और अगर ठीक से समझ में आ गया तो फिर वो सार्थक लगता है तभी जा करके। तो इस दृष्टि से इसमें कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, और जितने भी हैं बच्चे वो इसी निमित्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसी तरह से हम ग्रहण करें इसको, इसी तरह से देखेंगे। ठीक है। तो हमें लग रहा है कि और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सभा के समापन की ओर हम अग्रसर हों। अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर इसको समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सर आपने 21-22 को वो साहित्य शास्त्र की कवि के बारे में बताया था कि उनका लेक्चर होना है। किस डेट को? 21-22 कल और अगले दिन। एक मिनट मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। 21 का है। एक मिनट तुरंत मैं देख करके बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो कल ही परसों में है ना।
हाँ, मंजूषा चिन्नेथम्बो जो है इनका है, हाँ 21 फरवरी को है और 22 फरवरी को है। इनको आज ही रिमाइंड करना होगा। इनका जो विषय वस्तु रहेगा ये सभी के लिए है, जितने भी 25 कोड के हैं और 73 कोड के हैं। इनका यूनिट 7 में जो जितने भी संस्कृत के जो लेखक से संदर्भित है, भारतीय और पाश्चात्य, उनसे संदर्भित चर्चा करेंगी वो। इसी तरह पावर पॉइंट के जरिए करेंगे। और इनका समय भी यही 7 से 9 ही है, नहीं इनका 8 से 10 है, सॉरी 8 से 10 है। कल और परसों जो है 8 से 10 साहित्य शास्त्र पर चर्चा करेंगी। मंजूषा चिन्नेथम्बो ये जो है ये एकलव्य परिसर में अगरतला में है, साहित्य विभाग में। ठीक है, तो सूचना वैसे देंगे ही हम, लेकिन आप लोग हाँ अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो आप वीडियो ऑन करेंगे तो हम सब के लिए उपकारक रहेगा। हैंड रेज किया है आपने, अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो आप राजकुमार चाचा जी हैं। हाँ, माइक अनम्यूट करेंगे। ये माइक अनम्यूट करेंगे। हाँ, अब अनम्यूट हो गया, मैं भी ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ, आनंद रहिए। हाँ, मैं इस आज मुझे लिंक मिल गया। कल तो वो प्रॉब्लम हो रही थी, आपने जो लिंक भेजा था तो कल प्रॉब्लम, आज मुझे लिंक मिल गया तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा मतलब आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है कि प्रमाण के ऊपर, प्रमेय के ऊपर और इंडियन फिलोसफी मतलब हिंदू दर्शन के ऊपर। तो कल समय क्या रहता है आपका? ये रोज चलता है क्या? हाँ, लगभग मैं शेड्यूल भेज दूंगा आपके पास। ये प्रत्येक दिन लगभग हमने रखा है, जो कि एक तो प्रतिदिन हम कक्षा सुबह में जो लेते हैं वो अलग है। ये जो विशेष कक्षा है वो 7 से 9 सामान्य रूप से रहता है। कल जैसे है, परसों है, और इसके बाद वो अलग अलग दिन जिन दिन विद्वानों ने दिया है समय, उसके अनुसार हम सेट करते हैं। ठीक है, हमको आप जो है समय सारणी भेज दीजिएगा। हाँ, अनिवार्य रूप से मैं भेज दूंगा। हाँ, तो कल से मैं आपके कक्षा में 7 से 9 में सो ज्वाइन करूंगा और हमारे समक्ष उनको मैं वीडियो ऑन करके उन लोगों को भी सुनाऊंगा जो हमारे सत्संग में आते हैं लोग, अनिवार्य रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने लिंक भेजने का कष्ट किया। चलिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है जहाँ इतने जो यहाँ पर छात्र उपस्थित हैं, आप इनसे साक्षात परिचित हो रहे हैं आज। ये पूर्व ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, अभी समाज के लिए पूर्णतः दत्तचित्त हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है जो आज हम लोगों के साथ अभी हैं, एक अभिभावक के रूप में यहाँ पर। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। किस बैच के रहे हैं आप? हम 1987 में आईपीएस में ज्वाइन किए थे। हाँ, 1987। देखिए, एक अच्छा संयोग ही है जो इससे पहले जो हमारा यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर ज्वाइन किए थे, और आज जो है 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर ये डीसीपी रेलवे में रहे और बहुत सारे पदों पर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है जो कि आप नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का जो विद्वत चर्चा में और भारतीय दर्शन में मुझे अभिरुचि है और मैं भी इसमें आप के स्नेह से सहभागी हो रहा हूं और इसका लाभ उठाऊंगा। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि और आप लोग ऐसे मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि आप इस जनरेशन में आप जैसे लोग जो भारतीय संस्कृति को और भारतीय दर्शन को और सनातन दर्शन को और इसको जो आप लोग प्रचार प्रसार में जो है विश्व में बना रहे हैं, लगा रहे हैं और उसके लिए इस तरह का कर रहे हैं, इससे बड़ी गर्व की बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग अभी भी तेजस्वी लोग, क्योंकि आजकल क्या है कि वो साइंस का जमाना हो गया, लोग धन के पीछे भागते हैं। आप लोग जो है ज्ञान के पीछे और ज्ञान के प्रचार प्रसार हो, तो इसमें आपका धन भी अंश माने उस एक तो बहाने से होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं
और सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में आप लोग इससे वो आप लोग जो है पूर्व जन्म के संस्कार से ये आप लोग आए हुए हैं, ये मैं समझता हूँ। और आप लोग जो है भविष्य में हमारे सनातन धर्म को के ध्वजा को अग्रसर करने में दूत के तरह जो है आप लोग काम करेंगे। इससे बड़ा क्या मतलब सौभाग्य हो सकता है। मैं तो बड़ा आनंदित हूँ आपके प्रयास को देखते हुए। और दूसरा कि भाई ये लोग जानते ही होंगे आपके परिचय को, तो आप तो परिचय के मोहताज ही नहीं है, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत ही शुभकामना है कि जिस भी क्षेत्र में वो लोग हैं, जिस भी स्पेशलाइजेशन के लिए हैं, जो भी प्रयासरत हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, वो उनका जीवन में सफल हो और वो आगे जो है पूर्ण सफलता प्राप्त करें और खास करके जीवन में परमानंद की प्राप्ति करें। ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इन्होंने व्याख्यान जो प्रस्तुत किया अनुजकल्प हमारे डॉक्टर चंदन कुमार झा जी हैं। ये आप भारतीय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में विगत 1.5 दशक से अध्यापन रत हैं। दर्शन इनका प्रिय विषय रहा। अध्यापन का विषय मैं नहीं कहूंगा, अध्यापन विषय तो हो जाता है लोगों का, लेकिन इनका प्रिय विषय रहा है। और जिस विषय पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें ये स्वयं में अपने आप में एक सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया था जो कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। कल इन्होंने चर्चा की थी, आज इनकी चर्चा हुई और एक कक्षा और अवशिष्ट है जो यूजीसी फर्स्ट पेपर का जो 6th यूनिट है उसको पूरा ये कवर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सद्भावना मंत्र के साथ हम कक्षा का आज के सत्र की संपूर्ति करेंगे और फिर अगली कक्षा जो कल है रात्रि में 8 बजे, उसके लिए 7:55 में हम सभी जुड़ जाएंगे इसी वचन के साथ। हम ठीक है, तो 7:55 में मैं भी जुड़ूंगा आपसे। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आप ये क्लासेस हो रही हैं सर, तो इसका रेगुलर टाइमिंग और लिंक कैसे मिल सकता है? ये जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको प्रत्येक दिन मेल भेजा जाता है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दिया जाता है, और नहीं तो मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर हम अपडेट करते हैं रेगुलर। सर मैं अपनी मेल आईडी सेंड करूँ, आप अपनी मेल आईडी आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं विवरण दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास नंबर नहीं है एक्चुअली। नंबर आप जो भी है यहाँ पर लगभग सभी के पास नंबर है ही, नहीं तो आप नंबर सेव कर लीजिए। 8627 938398 8627 938398। धन्यवाद। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सभी। ये प्रणाम सर। प्रणाम सर।